हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवचेतना एजुकेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास में अंतर और विकास के सिद्धांत को पढ़ा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं निर्धारित करने वाले कारक। यानी किसी भी बच्चे के विकास का निर्धारण किन किन तत्वों से होता है, किन किन कारकों से होता है और कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी उनको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और उनको समस्यात्मक भी बनाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बालक के विकास के लिए दो मुख्य कारक हैं जो कि उसका निर्धारण करता है, जिनमें से एक वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम जिसको अंग्रेजी में हम हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा होता है वातावरण या पर्यावरण। तो किसी भी बालक के विकास का जो आधार होता है, यानी निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं विकास को, वो वंशानुक्रम और दूसरा जो है वो वातावरण या पर्यावरण होता है। दोस्तों, वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी या वंशानुक्रम ये किसी भी बच्चे में ऐसे गुण जो उसके माता पिता या उसके पूर्वजों से मिलता है। पूर्वज में कौन कौन आएंगे? पूर्वज में उसके दादा दादी, उसके परदादा दादी, उसके नाना नानी, उसके पर नाना नानी, या और भी इसके आगे के भी जो पूर्वज होते हैं, सब में से किसी में से भी बच्चे में कोई भी गुण आ सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो गुण हैं वो उनके माता पिता से मैच नहीं करते। तो यही है कि जो उसको पूर्वजों से गुण मिलते हैं, उसके माता पिता से मैच नहीं करते, वो उसके नाना नानी से मैच कर सकते हैं, वो उसके दादा दादी से मैच करते हैं, या उसके वो पर दादा दादी, पर नाना नानी इत्यादि लोगों से वो किसी से भी मैच कर सकते हैं। तो बच्चे में जो गुण आते हैं, जो क्षमताएं आती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उसके माता पिता से ही हो, और लोगों में भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे गुण जो है वो माता पिता से आते हैं या फिर सारे गुण अन्य लोगों से आते हैं। कुछ गुण जो है, कुछ क्षमताएं वो माता पिता से भी मिलती हैं और अन्य पूर्वजों से भी मिलते हैं। तो इनका जो डिवाइडेंस है वंशानुक्रम का, उसमें ये माना जाता है कि 1/2 जो गुण होते हैं, यानी जो 50% क्षमताएं हैं बच्चों की, वो उनके माता और पिता से मिलते हैं, माता एवं पिता से ये मिलता है। और 1/4 गुण जो है वो उसके दादा दादी से, और 1/4 गुण उसके नाना नानी से। इसी तरीके से 1/8 गुण जो है उसके पर दादा दादी, और 1/8 गुण उसके पर नाना नानी, और 1/16 गुण जो है उसके परम दादा दादी, और 1/16 गुण वो परम नाना नानी। इस तरीके का डिवाइडेंस होता है। यानी जो उसमें क्षमताएं होती हैं, किसी भी बच्चे की जो योग्यताएं, क्षमताएं या उसमें जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो 1/2 यानी 50% भाग जो होता है वो उसके माता और पिता के गुणसूत्रों से मिलता है। और आप जानते हैं किसी भी बच्चे के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो सेल से होती है। बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है वो सेल के माध्यम से होता है, और सेल जो है वो गुणसूत्रों से बने होते हैं। और गुणसूत्र का जो योगदान है वो किसी भी बच्चे के माता एवं पिता से होता है। इन्हीं गुणसूत्रों में जो है जीन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं जीन्सों के माध्यम से, गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से गुणसूत्रों के माध्यम से ही जीन्स का ट्रांसफर होता है, जिससे जो गुण, योग्यता, विशेषताएं माता पिता की होती है वही बच्चे में आ जाती है। एक व्यक्ति में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े, किसी भी बच्चे में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, या फिर इनकी संख्या 23 की बोली जाती है, अथवा 46 की संख्या होती है कि व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो 46 होती है। और भी होता है, जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो यक्ष गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होते हैं। महिला के जो गुणसूत्र होते हैं वो यक्ष और यक्ष होते हैं। तो जब पुरुष का यक्ष और महिला का यक्ष मिलता है, यानी यक्ष और यक्ष मिलता है, तो इससे बालिका का जन्म होता है। लेकिन पुरुष का वाई गुणसूत्र मिले और महिला का यक्ष गुणसूत्र मिले, यानी यक्ष वाई के मिलने से बालक का जन्म होता है। फिर से वही प्रोसेस हुई, हमने कहा यक्ष वाई ये बालक या फिर पुरुष, बालक या पुरुष
में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यक्ष जो पाया जाता है ये बालिका या फिर महिला। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 या फिर 23 जोड़े होते हैं। यही गुणसूत्र है जो किसी भी बालक में उनके योग्यताएं, विशेषताएं उनके माता पिता से उनमें ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी बालक का जो विकास होता है उसका जो आधार होता है वो उनके माता पिता या उनके पूर्वज जो होते हैं उनके द्वारा जो गुण या क्षमताएं बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसी से बच्चे का विकास जो है वो डेवलप होता है, निर्धारित होता है। इसी तरीके से एक कारक और है जिसको हम वातावरण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। वातावरण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण का हम डिफाइन करते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि क्या मतलब चारों तरफ, चारों तरफ। आवरण का मतलब परि का मतलब चारों तरफ होता है, और आवरण का मतलब ढका हुआ, ढका हुआ। अर्थात हमारे चारों तरफ जो हमको ढके हुए हैं वही हमारा पर्यावरण होता है। हमारे पास पड़ोस, अगल बगल, परिवार, समाज, इन सब से जिनसे हम घिरे हुए हैं वो सारी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय वस्तु हो, जिनसे हम घिरे हुए हैं वही वस्तुएं, वही चीज़ें, वही पर्यावरण, वही वातावरण, वो पर्यावरण या वातावरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो किसी भी बच्चे में जो जीन्स मिले हैं माता पिता से, जो क्षमताएं मिली हैं माता पिता से, उनको और उच्च स्तर तक ले जाने के लिए ये पर्यावरण जिम्मेदार होता है। बिना पर्यावरण के, या आप कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो वातावरण है वो उच्च नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अगर उसको अच्छा पर्यावरण नहीं मिला तो बच्चे का विकास उस स्तर तक नहीं हो सकता जिस स्तर तक होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक छोटे से बीज में एक विशालकाय वृक्ष के क्षमताएं होती है, यानी एक छोटे से बीज को इतनी क्षमता है कि उसको हम एक विशालकाय वृक्ष के रूप में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वृक्ष में वो क्षमताएं तो हैं, लेकिन अगर पर्यावरण उसका अच्छा नहीं मिला, हम कह सकते हैं कि उस वृक्ष के लिए या फिर उस बीज को उचित मात्रा में जल, वायु, प्रकाश, खाद, इस तरह की चीज़ें अगर उसको नहीं मिलती तो वो पौधा या वो बीज उस विशालकाय पौधे के रूप में विकसित नहीं हो सकता। वो कहीं न कहीं जा करके एक स्तर तक रुक जाएगा, उसका विकास उचित स्तर तक नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी बालक के जो विकास का आधार होता है वो वंशानुक्रम होता है, और दूसरा वातावरण होता है। वंशानुक्रम वह है जो उसके माता पिता से गुण मिलते हैं, और वातावरण वह है जो उसको जन्म के पश्चात अपने घर, परिवार, पड़ोस, समाज से मिलता है। वातावरण का बच्चे पर बहुत प्रभाव होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे जो है वो वंशानुक्रम से विशेष रूप से डेवलप होते हैं, कुछ लोग का मानना है वातावरण से डेवलप होता है। लेकिन एक संयुक्त रूप माना जाता है कि ना तो किसी बच्चे के लिए वातावरण पूर्ण रूप से आवश्यक है और ना ही वंशानुक्रम जरूरी नहीं प्रभावित होता है। तो दोनों का जो मिला जुला स्वरूप होता है वही जो है किसी भी बच्चे के विकास का आधार तैयार करता है। और ये कारक जो वातावरण है, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं हम। वातावरण का तात्पर्य हमने कहा अगल बगल की परिस्थितियों या फिर बात व्यवहार, समाज, जो रहन सहन है, जो भी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें बच्चे के पर्यावरण में आती है। और बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा वो वैसा ही डेवलप होता है। किसी बच्चे को अगर आप एक सामाजिक, नैतिकता से भरपूर वातावरण में आप रखते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी स्तर पे होगा। बच्चे का विकास जब होगा तो वो नैतिकता से युक्त होगा। लेकिन अगर ऐसे वातावरण में बच्चा है जहाँ पे नैतिकता नाम की कोई चीज़ें नहीं है, या फिर नैतिक मूल्य जो है वो डेवलप नहीं किए गए, उस समाज में नैतिक मूल्य के नाम की कोई चीज़ प्रयोग ही नहीं की जाती, तो बच्चे में भी नैतिकता के मूल्य डेवलप नहीं होंगे। ऐसे कई अध्ययनों में ये देखा गया, और वास्तविकता भी है कि जो वातावरण की प्रभाव पड़ता है, तो किताबों में भी वर्णन किया गया है और भी जगहों पे चीज़ें सुनने के लिए मिलती है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वास्तविकता से है। जैसे लखनऊ में एक घटना हुई, या लखनऊ की घटना है कि एक बच्ची जो जन्म से ही किसी तरह से जंगल में पहुंच जाती है, वो छोटी सी है तभी से जंगल में है, वो किस कारण से है, कैसे है, इसका वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन वो जन्म से ही जंगल में है। जैसे मोगली की कहानी हम पढ़ते हैं उसी तरीके से। तो उस बच्चे की जो डेवलपमेंट हुआ, उस बच्चे का जो विकास हुआ वो जानवरों के साथ रह करके हुआ, तो उसके विकास पे उसके पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ा।
बच्ची हाथ पैर से चलने के बजाय वो हाथ का भी प्रयोग कर रहे हैं चलने में। खाने पीने में जैसे जानवर कच्चे मांस खा रहे हैं, कच्ची चीज़ें खा रहे हैं, वैसे बच्चे भी खाने लगती है, तो उसका सारा रहन सहन, सारी चीज़ें उसके वातावरण से संबंधित हो जाता है। इसी तरह की कई घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण जो है, ये दो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनसे उसका विकास निर्धारित होता है। आइए आगे हम देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारकों में इन दोनों का भी नाम आपको मिलता है। ये दोनों भी यूज है, क्योंकि ये अगर अच्छा वातावरण मिला, अच्छा वंशानुक्रम मिला तो बच्चे का विकास अच्छा होता है, अन्यथा वो समस्यात्मक होता ही है। और भी तथ्य हैं जिनको हम देखेंगे। तो प्रभावित करने वाले कारकों में जो मुख्य तथ्य है वो इस प्रकार से हैं। जैसे एक पारिवारिक वातावरण, हमने अभी वातावरण पढ़ा है, तो परिवार या पारिवारिक वातावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। जिस बच्चे का परिवार उच्च क्षमताओं से युक्त है, यानी उस परिवार में नैतिकता, सामाजिकता, बौद्धिकता, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, उसके गार्जियन हैं, तो वहाँ पे बच्चे का जो इन्वायरमेंट होगा वो कुछ उसी तरीके से होगा और बच्चे के विकास पे इन सारे गुणों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसे माता पिता हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो आपस में हर चीज़ को समायोजित ढंग से लेकर चलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो बच्चे में भी वही चीज़ें आती हैं, बच्चा भी उसको वही सीखता है। हम ये भी कहते हैं या फिर ये वास्तविकता भी है कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही होता है। तो प्रथम पाठशाला और उसकी प्रथम जो शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। इसलिए माँ से जो कुछ उसने सीखा, अपने परिवार से जो कुछ वो सीखता है, उसके विकास पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। 6 साल तक, 5 साल तक की उम्र तक बच्चा घर पे ही होता है, वो परिवार के लोगों के साथ ही सीखता है। इसलिए उसके आने वाले जो समय होता है, आने वाला जो उसका विकास होता है, उन सब पे वो छवि दिखाई देती है। किसी बच्चे को जन्म से ही अगर कोई गुण सिखाया जा रहा है, जैसे कि कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर पे आता है, अगर हमने बच्चे को शुरू से ही सिखाया कि बच्चा जो है उसके उनके चरण स्पर्श कर ले, उनको नमस्ते करे, प्रणाम करे, तो ये गुण बच्चे में जन्म से डेवलप होता है और आगे चल के वो आजीवन इन चीज़ों को यूज करता रहता है। तो ये इसी तरह से पारिवारिक कारक जो है वो किसी भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। इसी तरीके विद्यालयी कारक होता है। विद्यालय क्योंकि परिवार के बाद बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है। विद्यालय भी एक लघु समाज के रूप में स्थापित है, उसको छोटा सा समाज हम कहते हैं। वहाँ पर भी बच्चा बहुत सारे गुण सीखता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, एक साथ रह रहे हैं। वहाँ पर शिक्षक जो हैं, वहाँ के कर्मचारीगण जो हैं, उनके व्यवहार से, उनके आदतों को, उनके एक्टिविटी को बच्चा देखता है, समझता है और उनको वो कॉपी करता है। तो यहाँ बच्चे का जो विकास होता है विद्यालय में, वो बहुत प्रभावित होता है। अगर विद्यालय का वातावरण इस तरीके से है जहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से की गई हैं, यानी उठना, बैठना, रहना, बात, व्यवहार, नियम, जो व्यवस्थाएं हैं उसकी, वो सब व्यवस्थित है, तो बच्चा उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है और उन्हीं को बच्चा सीखता है और इससे उसका विकास जो है वो प्रभावित होता है। ठीक, तो चाहे उसके बौद्धिक स्तर के विकास की बात कर लें या शारीरिक विकास की बात कर ली या मानसिक विकास, जिस भी विकास की बात करेंगे आप, अगर वो पर्यावरण विद्यालय में बच्चे को मिल रहा है तो बच्चा उसी को सीखता है, उसी को एक्सेप्ट करता है और उसी को अपने व्यवहार में लाता है और वो विकसित हो जाता है या उसका विकास जो होता है वो उचित ढंग से होता है। एक अगला कारक देखते हैं हम, समाज, सोसाइटी। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो जिस भी प्रकार के समाज में होता है, समाज ये चाहता है कि हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं उनका एक उचित डेवलपमेंट हो, उनका उचित विकास हो, क्योंकि बच्चों के विकास से उस समाज का भविष्य जो है वो निर्धारित होता है। और हर समाज ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो है वो उचित डेवलप हो उसका, जिससे हमारा समाज विकसित होगा। तो समाज में जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो भी बोली, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, नैतिकता या जो है संस्कृति, सभ्यता, ये सब चीज़ें यूज की जा रही हैं, बच्चा उन्हीं सारी चीज़ों को देखता है, उन्हीं को समझता है और उन्हीं चीज़ों को अपने व्यवहार में लाता है। तो इस तरीके से अगर समाज में रहन सहन, बोली, भाषा, आचार विचार, नैतिकता, ये सारी चीज़ें उचित हैं तो बच्चे में उचित विकास होगा। लेकिन अगर वह समाज में ये सारी चीज़ों का अभाव पाया जाता है तो बच्चे का जो विकास है वो भी अभावित होगा, वो भी प्रभावित होगा, वो भी उस स्तर तक नहीं होगा जिस स्तर तक होना चाहिए। इसी तरीके से एक कारक हम और देखते हैं, जो संचार माध्यम। वर्तमान समय में किसी भी बच्चे के विकास पे ये संचार माध्यम बहुत प्रभावी है।
21वीं सदी ने संचार की प्रक्रिया को कुछ ज़्यादा ही डेवलप किया हुआ है और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं हर घर में जो है मल्टीमीडिया मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल जो यूज की जा रही है, तमाम मल्टीफंक्शन जो है संचार माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। इन माध्यमों में बच्चे जो है वो जन्म से ही संलग्न हैं, शुरू से ही वो संलग्न हो गए हैं और इसका बड़ा अच्छा भी प्रभाव है और समस्यात्मक भी है। इसमें अगर आप केयर करें तो छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम गेम्स मोबाइल फ़ोन में जो बच्चों को रचनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या पढ़ने के संदर्भ में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो या बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं जहाँ पे बच्चे एक्टिविटी वो देख रहे हैं, देखते हुए वो पढ़ते हैं। संचार माध्यम भी बच्चों के विकास को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में सारे कार्यक्रम सारी चीज़ें वो संचार माध्यम से जुड़ी हुई है। हमको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी काम करना है, हम तुरंत मोबाइल पर सर्च कर लेते हैं, तुरंत देख रहे हैं और बच्चे भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो मानसिक विकास हो रहा है उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है संचार माध्यम का, लेकिन जो शारीरिक विकास है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित भी हो रहा है, यानी उनका उन्मन या ह्रास हो रहा है। उस स्तर तक वो शारीरिक विकास बच्चे का नहीं हो पा रहा है जिस स्तर तक होना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये पारिवारिक कारक, विद्यालयी कारक, समाज और संचार माध्यम, ये बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सामान्य कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक कारक है लिंग एवं यौन, यानी जब हम बच्चे को लिंग के आधार पर, यौन के आधार पर डिवाइड करते हैं बालक और बालिका के रूप में, तो ये भी बच्चों के विकास को बहुत प्रभावित करता है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी बालक में या बालिकाओं में जो शैशवावस्था होता है, बालक या बालिकाओं का जो शैशवावस्था है, उस स्तर पे जो बालक है उसका विकास बालिकाओं की तुलना में कहीं अधिक है। बालिकाओं से, वो सारे पक्षों में बालिकाओं से आगे होता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि शैशवावस्था की उम्र में बच्चों का जो लिंग के आधार पर डिवाइडेंस होता है उसमें बालक कहीं अधिक डेवलप होता है बालिका से। ठीक इसका अपोजिट होता है जब आप बाल्यावस्था में जाते हैं, तो बाल्यावस्था में किसी भी बालिका का जो विकास है वो बालकों की तुलना में कहीं अधिक होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बालक के विकास पे जो है वो यौन या लिंग का प्रभाव पड़ता है, यानी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसका विकास जो है उसी आधार पे होता है। और एक चीज़ माना जाता है कि किसी भी बालिका का जो विकास होता है वो 15 से 16 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बालकों का जो विकास होता है वो 18 साल तक चलता रहता है। ठीक, इसी तरह एक और कारक है पौष्टिक आहार या आहार कहते हैं हम। तो बालकों के विकास पे आहार का भी बहुत योगदान होता है। बच्चे आहार की जो है आहार ना मिलने से बच्चे में जो विकास होता है शारीरिक पक्ष विशेष रूप से वो जो है वंचित रह जाता है या नहीं हो पाता। हमने बहुत से बार पेपर में पढ़े या फिर ऐसे भी देखने सुनने के लिए मिलता है, कुपोषण के शिकार बच्चे, ये कुपोषित जो बच्चे होते हैं या कुपोषण के शिकार, यानी उसको पोषण तत्व नहीं मिल रहे, यानी उचित आहार, संतुलित आहार के ना मिलने पे पोषक तत्वों का जो है वो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नहीं मिलता और उसके अभाव में बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है। और अगर अच्छे मात्रा में, उचित मात्रा में संतुलित भोजन के माध्यम से अगर उनको पौष्टिक आहार मिला तो बच्चे का विकास जो वो बहुत अच्छा हो जाता है। शायद इसी बात को लेकर के भारत सरकार ने MDM माध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत किया कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे ऐसे हैं परिवार जहाँ पर निम्न आर्थिक स्थिति वाले जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिवार के जो बच्चे आते हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए ये MDM की शुरुआत की गई। साथ ही ऐसे बच्चे शिक्षा से लगे रहें, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तो माता पिता कम उम्र के बच्चों को भी विद्यालय को ड्रॉप करा करके वो कहीं कहीं काम में लगा देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति वो ठीक बनी रहे। तो इस योजना का जो शुरुआत किया गया वो इन्हीं कारणों से किया गया है। आगे हम और कारण देखते हैं। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। दोस्तों जिस तरीके से एक पौधे को अगर आप वायु ना मिले या एक पौधे को अगर आप धूप से अलग कर देते हैं, यानी उसको धूप ना मिले, प्रकाश ना मिले, तो वो पौधा मुरझाने लगता है या फिर वो पीला पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर
बच्चे को, बालक को शुद्ध वायु ना मिले, उसको शुद्ध प्रकाश ना मिले, तो भी बच्चे का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो समस्यात्मक हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा। लेकिन शुद्ध वायु एवं प्रकाश मिलता है तो बच्चे का विकास और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो सकता है। एक कारण है ग्रंथियाँ। बच्चों के विकास पे ग्रंथियों का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रंथियाँ बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे बहुत सी ग्रंथियाँ हैं, थायराइड ग्रंथि जो गले में स्रावित होती है, इसके उचित मात्रा में स्रावित होने पर बालकों की आवाज़ में कठोरता और बालिकाओं की आवाज़ में मृदुलता होती है। लेकिन कई बार हमको देखने के लिए मिलता है कि बालकों की आवाज़ में मृदुलता हो जाती है और बालिका की आवाज़ में कठोरता आती है। तो इसका एक प्रमुख कारण है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन नामक स्राव होता है, वो श्रवण जो होता है, वो ग्रंथियाँ जो होते हैं वो उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाती। इस प्रकार से जो है और कई ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथि, तो इन सब के उचित मात्रा में स्रावित ना होने पे बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रंथियाँ जो हैं वो बालकों के विकास को प्रभावित करती हैं। एक प्रजातीय कारक है। प्रजातियां भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्लेस के हिसाब से या भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग ये जो विभिन्नताएं हैं, इस आधार पर भी प्रजातियों को बांटा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ जनजातियाँ हैं या आदिवासी टाइप के लोग भी होते हैं जिनका विकास हमारे विकास की तुलना में अलग है, यानी उनका जो शारीरिक विकास है वो शायद हम लोगों की तुलना में कहीं अधिक होता है, लेकिन उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो हमारी तुलना में वो कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार से हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे दो प्रकार की विशेष प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक श्वेत, दूसरा अश्वेत। तो जो श्वेत होते हैं उनमें मानसिक डेवलपमेंट या मानसिक विकास जो है वो कहीं अधिक माना जाता है, जबकि जो अश्वेत हैं वो शारीरिक रूप से कहीं ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालक में जो प्रजातीय कारक है उस आधार पर भी विकास से प्रभावित होता है। रोग एवं चोट। तो किसी भी बालक के विकास के लिए रोग एवं चोट जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि किसी बच्चे में जन्म से ही किसी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो रोग होने से बच्चे का जो विकास होता है वो रुक जाता है, या फिर कभी कभी जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना या किसी कारणवश बच्चे में चोट की प्रवृत्ति पाई या चोट हुआ, उसको चोट लग गई, तो ऐसे में भी चोट लगने से भी उसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। कुछ ऐसे भी घटनाएं मिलती हैं जहाँ पे सर के, हाथ के या पैर के ऐसे नस जो है वो दब जाते हैं, नब्ज जो है वो दब जाते हैं। उनके दबने से जो है बच्चे में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनका जो विकास है उस स्तर तक नहीं हो पाता जिस स्तर तक होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ सामान्य कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो पारिवारिक कारक है, जो विद्यालयी कारक है, समाज है, संचार माध्यम है। उसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कोई समस्या लगती है, वीडियो में कोई दिक्कतें आपको महसूस होती हैं, तो आप हमको कमेंट करके इस बात का जानकारी हमको ज़रूर दें, जिससे हम आने वाले वीडियो में इस पर सुधार कर सकें। धन्यवाद।